Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are continuing with oceanography which is module 4 of our series. आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक है और एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। लास्ट 40 ईयर में या 45 ईयर में अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 9 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर जो डायमेंशंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल डायमेंशंस होते हैं। मतलब अगर 3 डायमेंशंस में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशंस के ओशन करंट्स के बारे में या फिर ओरिजिन के बारे में, तो आप लोगों को क्या है डायरेक्टली वहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, डायमेंशन सारे प्रिडिक्टेबल है और नंबर्स जो हैं वो आप लोगों के आराम से 15 से 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ओशन वेव, ओशन टाइड्स और ओशन करंट्स के अंदर, उसमें से सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो टॉपिक पूछा गया है, जो एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक जो है वो है ओशन करंट। इसका मतलब हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इसको छोड़कर चले जाएं या फिर इस पर हम थोड़ा कम फोकस करें। इसीलिए हम लोग उसको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाता बनाने में। वैसे इतना ज़्यादा आपके पेजेस इतने नहीं भरेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स का भी पार्ट 1। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको पुश क्यों करूंगा, जनरल स्टडीज के लेवल पे अपन इसको नहीं देखेंगे, इसको अपन लोग देखेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लेवल पर। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी करवाऊंगा, आप लोगों के नोट्स भी वैसे ही प्रिपेयर करवाऊंगा। आई बात समझ में? तो अगर अब मैं बात करूंगा सिलेबस के अंदर, देखो सिलेबस के अंदर मैं बात करूंगा तो देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। इसी के अंदर अपन लोग बात कर रहे हैं। रेड वाला पोर्शन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में अगर मैंने PYQ देखा तो आप लोग देख रहे होंगे ना कि अभी एक ही स्लाइड के ऊपर मैंने जब लिखा है तो कितने छोटे उसमें लिखना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं 9 क्वेश्चन अभी तक लास्ट 45 ईयर में देखे गए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने इसके ऊपर नहीं लिखा है। 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आया, 2025 में भी क्वेश्चन आया, उसमें लिखा था कि भाई वेव, टाइड्स और करंट्स के फंडामेंटल डिफरेंसेस बताओ। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब आया, लिंक करके आया, लेकिन आया ना ओशन करंट से। इसका मतलब लगभग आने लगा है। और ऊपर से अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर का फोकस इन फ्रॉम 2014, मतलब जब से मेरा सिलेबस चेंज हुआ है तब से जो है इसका फोकस बड़ा है इसके तरफ। देखो 23 में आया, 22 में आया, 20 में आया, 17 में आया, 16 में आया और 25 में भी आया, है ना। और देखो और डायमेंशंस भी ऐसे हैं कि भाई वो बार बार वही के वही रिपीट हो रहा है। जैसे देखो इंडियन ओशन के ओशन करंट का पूछ रहा है, अटलांटिक ओशन के ओशन करंट का पूछ लिया इनने। 80s में पूछा था 20 मार्क्स में, जो 60 मार्क्स लिखा है ना, इसका मतलब आज के हिसाब से 20 मार्क्स में। ऐसे ही देखो इंडियन ओशन, ठीक है, कंप्लीट रिवर्सिबल करंट का मॉनसून विंड से रिलेटेड इंडियन ओशन वाला वही की वही क्वेश्चन पूछ लिया। फिर अटलांटिक ओशन में ओशन करंट पूछ लिया। फिर आप लोगों का सरागासो सी और लगून से रिलेटेड चीज पूछ ली, ये भी अपना ओशन करंट से वाली बात हो गई। फिर रिलेशनशिप बिटवीन विंड एंड द करंट्स, ठीक है, इसका आ गया सेम की सेम। फिर इंपैक्ट ऑफ द ओशन करंट इन द एयर मास बिहेवियर। फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड द सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लाइमेट वेस्टर्न यूरोप। तो मतलब वही करंट्स के बारे में बात चल रही है, ओशन करंट्स की। फिर आप लोगों का ओशन करंट कहां पर ग्लोबल सरफेस विंड सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है और कैसे जो गायर्स और नॉर्थ हेमिस्फीयर डिफर फ्रॉम दी सदर्न हेमिस्फीयर, ये पूछ रहा है। मतलब पूरा पूरा वही जो अपन ओरिजिन देख रहे थे ना अपन, जो इंडियन ओशन और उसका, ठीक है, ऐसे ही कैसे आप लोगों के ओशन करंट जनरेट होते हैं, मतलब ओरिजिन पूछ रहा है। और आप लोगों को कोस्टल क्लाइमेट किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, पैसिफिक ओशन का पूछ लिया। मतलब बचा ही क्या था, इंडियन ओशन पूछ लिया था कई बार, अब वो पूछ लिया। तो इसका मतलब पैसिफिक ओशन के ऊपर भी ये शिफ्ट कर गया है। तो बस अपन को अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन के बारे में अच्छा सा समझना पड़ेगा और ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों को ओरिजिन और थोड़ा सा टाइप बता दूंगा, लेकिन जो इंडियन ओशन हुआ, अटलांटिक ओशन हुआ और पैसिफिक ओशन पे जो कौन कौन से करंट्स है उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई बात समझ में, है ना। स्टार्ट करें। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं ना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के प्रिय आ गए तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो देखो ओशन करंट्स क्या है, ओशन करंट्स क्या होते हैं भाई। देखो मैं आप लोगों को इतने टाइम से बता रहा हूँ, जब भी मैंने आपको वेव्स बताया, टाइड्स बताया, तब भी मैं ये बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर आप लोगों का वाटर मास का हो जा रहा है और कंटिन्यूस हो, चाहे आप लोगों का पीरियोडिक हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं,
ओशन करंट बोलते हैं। तो अगर उसकी वैसे लिखना चाहेंगे तो क्या बोलूंगा मैं, ओशन करंट्स आर कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर अकरिंग मेनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ज्यादातर क्या होता है, मेनली किधर जा रहा है, अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, एंड एक्सटेंडिंग ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द ओशन। बहुत लार्ज एरिया में होता है। वेव्स तो बहुत एक लिमिटेड एरिया में होती है, टाइड्स भी एक लिमिटेड एरिया में होती हैं, लेकिन जो ओशन करंट जो होते हैं वो बहुत लार्ज एरिया में होते हैं और मेनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। आई बात समझ में। अनलाइक वेव्स, ओशन करंट इन्वॉल्व एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ वाटर मासेस। वेव्स में मैंने क्या बताया था भाई, आप वो क्या होता है, फॉरवर्ड जो होती है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जाती है वेव्स के अंदर, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, जो आप लोगों का एक लिमिटेड एरिया तक भी जाता है, लेकिन अगर आप लोगों का उधर चला गया, थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, तो वो उसको भी अपन ओशन वेव्स बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अपने कोस्टल साइड होता है। लेकिन यहाँ पर वो उसमें और ऊपर से इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, लेकिन इसके अंदर पूरा वाटर मास जो होता है ना, वो ट्रांसफर होता है एक्चुअल में। Therefore, फंडामेंटल टू द ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ द हीट एंड मैटर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ हीट एंड मैटर के लिए क्या हो गया, बिल्कुल फंडामेंटल हो गया। अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख के आऊंगा एग्जाम के अंदर ओशन करंट की, तो क्या लिख के आओगे, ओशन करंट आर दी लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ सी वाटर। क्या है भाई, लार्ज स्केल मूवमेंट है सी वाटर का, प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ। भाई क्यों हो रहा है आप लोगों का, भाई केवल विंड के कारण हो रहा था, तो वो कौन सा हो रहा था, अपना वेव्स हो रही थी, लेकिन क्या केवल ये विंड के कारण होगा, द आंसर इज नो। भाई ये होगा अपना कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड, डेंसिटी डिफरेंसेस एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब कोरोलिस फोर्स, है ना। तो इन तीनों चीजों का इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, तब आप लोगों का ओशन करंट बनेगा। आई बात समझ में। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट ये डायग्राम बना के आ सकते हो कि भाई ये मेरा ग्लोबल वो हो गया, इसके अंदर मेरा इस तरीके से मेरा ओशन करंट है ये, तो ये किसके कारण हो रहा है, अपना विंड वगैरह सबके कारण। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब चूंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ वाली बात आ गई, तो मतलब कोरोलिस फोर्स लग रहा है। और जब मैंने आप लोगों को साइक्लोन्स पढ़ाए थे, तब मैंने कोरोलिस फोर्स के बारे में एक बात बताई थी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो मेरा साइक्लोन्स जो बन रहे थे वो मेरे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही थी। तो ऐसे ही इसके अंदर भी जो करंट्स का जो डायरेक्शन होगी रोटेट होने की, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जो आप लोगों की सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगी, है ना। तो देखो, अगर मैं डिस्टिंक्शन की बात करूं, ये भाई बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जाम के अंदर आप लोगों को लिख के आना पड़ेगा, चाहे आपसे पूछा गया हो चाहे नहीं पूछा गया हो। क्या लिखोगे, वेव्स क्या होती हैं, ऑसिलेटरी मोशन होता है, मतलब इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, अप डाउन होता है ना, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता। करंट्स के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसके अंदर मास ट्रांसफर होता है। आई बात समझ में। तो ये आप लोग कर सकते हो। तो देखो, ओशन करंट्स का मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, तो देखो सिंपल सा, मैं एक मिनट थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लो इसका। ये देखो, ये मेरा पूरा का पूरा वो हो गया, ये मेरा पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, फिर इंडियन ओशन हो गया यहाँ पर, है ना, आर्कटिक ओशन हो गया इधर की तरफ। अब देखो कि आप लोगों का यहाँ पर क्या है, वो जो पोल है ना, पोल वाला इलाका, ये पोल वाला इलाका है ना इधर वाला, ये नीचे भी आप लोगों का सदर्न पोल वाला इलाका हो गया। तो पोल पर क्या होता है, आप लोगों का वाटर सिंक होगा, तो बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंसेस यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा, सिंकिंग ऑफ द वाटर होगी। तो ये जो कोल्ड वाटर है ना, वो सिंक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये डीप ओशन में जा रहा है। कहां जा रहा है, ये ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये डीप ओशन में। तो डीप ओशन की तरफ नीचे की तरफ बैठ गया ये, और जो रेड वाला आप लोगों को दिख रहा है, ये वार्म ओशन करंट है। क्या है, वार्म ओशन करंट, ये गर्म है। तो ये क्या हो गया, आप लोगों को जो गर्म चीजों की टेम्परेचर हाई होगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो थोड़ी सी लो होगी। जब डेंसिटी लो होगी तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर सतह पर दिखाई देंगे आप लोगों को, मतलब ओशन सरफेस पे, मतलब वाटर सरफेस जो ऊपर वाला इलाका होगा ना, वहां पर दिखाई देंगे। और आप देख रहे होगे कि इस तरीके से पूरे के पूरे उसमें, चाहे मेरा अटलांटिक ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, ये सब में ये मूव कर रहा है। इसका मतलब ये एक प्रॉपर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह वर्क कर रहा है। आई बात समझ में। अब आप बोलोगे कि अरे सर आपने यहाँ पर क्यों दिखा दिया ये शैलो करंट वाली बात, ये यहाँ पर क्यों दिखा दी, क्योंकि यहाँ से निकलेगा क्या, हाँ भाई निकलेगा भाई, ऐसे भी तो निकल सकता है, ऐसे है ना, डिफ्लेक्ट तो हो ही सकता है ना, इसका मतलब। आई बात समझ में। तो अभी मैंने आप लोगों को मोटा मोटा दिखाया है कि एग्जाम में अगर आप बना के आओगे तो आप सिंपल सा ऐसा बना देना कि भाई ऐसा मेरा ओशन करंट बनना है, कुछ नहीं करना, वर्ल्ड में आप बनाना है ऐसे ऐसे नॉर्मल जो बनाया हुआ है उसके अंदर बस ऐसे 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 दिखा देना बस कि हाँ भाई ये हो गया मेरा पूरा वर्ल्ड के अंदर, है ना। चलो भाई,
नेचर एंड, अब मैं अभी यहाँ पे ये नहीं बता रहा कौन सा करंट का क्या नाम है, ठीक है, अभी आगे चल के अपन बताएंगे, अभी तो स्टार्ट किया कि ओशन करंट्स होते क्या है नॉर्मली, ठीक है। नाउ नेचर एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशन करंट, क्या है भाई, क्या नेचर है, क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ओशन करंट्स की, वो देख लेते हैं। ओशन करंट्स आर एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे फॉलो द डिफिनिट एंड द प्रिडिक्टेबल पाथ। इसमें इसका जो पाथ है ना वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है कि भाई ये अगर इधर से इधर जा रहा है ना ये चीज ओशन करंट, तो ये इधर से इधर ही जाएगा, डेफिनेट पाथ ही है ये, ऐसा नहीं है वेव्स की तरह की बदल गया बाद में कुछ टॉपिक से, भाई ये बहुत लंबा टाइम तक जाता है ना। अपन लोगों ने, जब मैंने आप लोगों को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बताया था ओशन वाटर का, तब मैंने क्या बताया था कि भाई बहुत स्लो होता है, तो इसी तरीके से ये भी तो बहुत स्लो हो रहा है, इसीलिए तो अपन इसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और एक डेफिनेट पाथ पर ही चलता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज है दे आर जनरली परसिस्टेंट दो सीजनल वेरिएशन एग्जिस्ट। भाई जनरली तो ये परसिस्टेंट होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन कई जगह पर लोगों को सीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलती है, जैसे अपना मानसून वाला इंडियन ओशन के अंदर है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात है भाई ये डेफिनेट और प्रिडिक्टेबल है ना, क्यों, अपन लोगों को पता है कि भाई मानसून कब आती है ना, चाहे अपने साउथ वेस्टर्न मानसून हो गई, चाहे आप लोगों की नॉर्थ साउथ ईस्टर्न मानसून हो गई, तो ये वाली बात है कि आप लोगों को क्या होगा, ये प्रिडिक्टेबल चीज हो जाएगी। चाहे हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये परसिस्टेंट होते हैं, एक ही जगह पर स्टैटिक रहते हैं। आई बात समझ में। देयर वेलोसिटी इज रिलेटिवली स्लो। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा थर्मोहेलाइन हुआ, विंड हुआ और अपना ग्रेविटेशनल ग्रेविटी के कारण जो हो रहा है आप लोगों का, तो कोरोलिस फोर्स के कारण जो हो रहा है हम लोगों का, वो क्या हो रहा है, बस स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए तो हम लोगों ने बोला ना, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रिलेटिवली स्लो होगी, बट वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट इज इनॉर्मस। मतलब स्लो जा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा जा रहा है वाटर। मान लो पड़ा जो अपना अटलांटिक ओशन का जो वाटर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का वाटर जो है वो आप लोगों का साउथ अटलांटिक ओशन में जा रहा है, फिर ये साउथ अटलांटिक ओशन का जो वाटर है वो आप लोगों का इंडियन ओशन में जा रहा है, और इंडियन ओशन का जो वाटर है वो आप लोगों का पैसिफिक ओशन में जा रहा है। ऐसी पैसिफिक ओशन का जो होते हुए आप लोगों का किधर आ रहा है, इंडियन ओशन से होते हुए फिर आप लोगों का क्या आ रहा है, आप लोगों का अटलांटिक ओशन में आ रहा है। तो है कि नहीं पूरा का पूरी ये वाली बात, आई बात समझ में। तो देखो डायरेक्शन भी आप लोगों को दिख रही होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है ना, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, और जब नीचे जाओगे तो आप लोगों को ये क्लॉकवाइज दिखाई देगी, ये देखो, जब ये और नीचे जाओगे तो ये देखो क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, आई बात समझ में, है ना। तो देखो दे ऑपरेट एट द डिफरेंट डेप्थ। भाई ये अलग अलग डेप्थ पर ये ऑपरेट करते हैं, फॉर्मिंग सरफेस एंड सब सरफेस सर्कुलेशन सिस्टम। तो इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का सरफेस सर्कुलेशन सिस्टम और सब सरफेस सर्कुलेशन सिस्टम देखने को मिलता है अपन लोगों को। मैंने बताया ना जो अपने ये वाले दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर कोल्ड वाटर हो गई बात, लेकिन जो पोलर वाले होंगे डेप्थ के कारण नीचे जाएगी, तो अलग अलग डेप्थ पे देखने को मिलते हैं। तो अपन लोगों को सब सरफेस भी देखने को मिलते हैं और सरफेस ओशन करंट भी देखने को मिलते हैं। तो ये चार ये जो है चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दिमाग में रखना अपने कि ये हमेशा डेफिनेट पाथ और प्रिडिक्टेबल पाथ को ही फॉलो करते हैं। ये जनरली तो परसिस्टेंट होते हैं। दो सीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलती है अपन लोगों को, ठीक है। वेलोसिटी रिलेटिवली स्लो होती है, बट वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट बहुत इनॉर्मस होता है। दे ऑपरेट एट द डिफरेंट डेप्थ फॉर्मिंग सरफेस एंड सब सरफेस सर्कुलेशन सिस्टम, है ना। तो इंपोर्टेंट ज्योग्राफिक लाइन अगर मैं बोलना चाहूँ एग्जाम के अंदर तो क्या लिखूंगा, ओशन करंट एक्ट एज द कन्वेयर ऑफ हीट, सॉल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द लैटिट्यूड। क्यों भाई लैटिट्यूड के अक्रॉस, क्यों, क्योंकि भाई यहां से यहां पर हीट वगैरह लेके जा रहा है, सॉल्ट लेके जा रहा है, इसका जितनी भी चीजें हैं वो लेके जा रहा है, और पूरे पूरे लैटिट्यूड पर। ऐसा तो है नहीं है लॉन्जिट्यूड वाली, ये देखो इधर से इधर, इधर से इधर, पोल से लेके अपने किधर की तरफ, अपने ट्रॉपिक्स की तरफ लेकर आ रहा है, या ट्रॉपिक्स से पोल की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये चीज आप लोगों को कन्वेयर बेल्ट की तरह तो वर्क कर रही है ना। नाउ ऑरिजिन एंड जनरेशन ऑफ द ओशन करंट, क्या, ऑरिजिन एंड जनरेशन ऑफ ओशन करंट। देखो नॉर्मली मैं आप लोगों को वैसे ही नॉर्मल ओरिजिन बता देता, लेकिन बिकॉज वी आर डूइंग द जनरल, वी आर डूइंग द ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो हम लोगों को इसके अंदर ना थोड़ी थ्योरीज, थोड़े से टर्म्स देखने पड़ेंगे। तो लगभग मैंने 4-6 जो है ना बड़े बड़े चीजें बताई हैं जिसके अंदर अपन को ओरिजिनेट करने के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अपन इंट्रो में क्या लिखना चाहेंगे, ओशन करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द कंबाइंड इंटरेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक फोर्स, है ना। केवल और केवल विंड से नहीं होता, याद रखना, केवल विंड से नहीं होता। हाँ विंड एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन केवल विंड से नहीं आता, लेकिन साथ में आप लोगों का डेंसिटी, आप लोगों की ओशनिक प्रॉपर्टीज कैसी हो रही हैं,
कोरोलिस फोर्स कैसा लग रहा है, मतलब अर्थ की रोटेशन कैसे हो रही है, तो उसको अपन अलग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं कि भाई ये किससे अपना जनरेट होता है, ड्यू टू द कंबाइंड इंटरेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक फोर्स, ओशनिक प्रॉपर्टीज, जैसे अपना टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह ना, ओशनिक प्रॉपर्टीज एंड अर्थ रोटेशन, मतलब कोरोलिस फोर्स वाली बात। तो इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से आप लोग इंटरेक्शन से क्या बन रहा है, हो रहा है आप लोगों का ओशन करंट जो है जनरेट हो रहा है। क्लासिकल ज्योग्राफी ट्रीट करंट जनरेशन अंडर द डायनामिक एंड द थर्मोहेलाइन मैकेनिज्म। तो अगर मैं क्लासिकल ज्योग्राफी की बात करूं, जो पुराने टाइम पे जो करते थे, तो अपन लोग पहले ये देखते थे कि भाई करंट जनरेशन जो हो रहा है ना, ओशन करंट जनरेशन किससे हो रहा है, डायनामिक और थर्मोहेलाइन मैकेनिज्म से हो रहा है। लेकिन साथ अब देखा जाए तो भाई सब चीजों के इंटरेक्शन से ये सब चीजें हो रही हैं, है ना। नाउ अब एक एक से अपन क्या देखेंगे, सारी की सारी चीजें देखें, किस कौन कौन ने क्या क्या बातें बोली। देखो पहली चीज है विंड ड्रिवन थ्योरी ऑफ द ओशन करंट बाय एकमन। क्या है, एकमन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखना, 1905 में ये थ्योरी दी गई थी। मैं ये बताऊंगा कहां पर कौन कौन सी चीजें यूज करनी है। तो देखो ये किसने बात की थी, वैग्न वेल्फ्रिड एकमन ने 1905 में विंड ड्रिवन थ्योरी दी थी ओशन करंट्स की, भाई कि विंड के द्वारा हम लोगों की ओशन करंट जनरेट हो रहे हैं। जैसे एकमन ने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था कि परसिस्टेंट प्लेनेटरी विंड ट्रांसफर मोमेंटम टू द ओशन सरफेस। क्या होता है भाई कि जो परसिस्टेंट प्लेनेटरी विंड जो देखने को मिल रही है हमारे अर्थ पर, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ना कि देखो ये जो है ये मेरी हो गई ट्रॉपिक्स, है ना, यहाँ पर ये हो गई मेरी अपनी, ये हो गई मेरी ट्रेड विंड, है ना, आप लोगों का ये वेस्टर्लीज, है ना, ये ईस्टर्लीज, फिर ये ईस्टर्लीज, ये देखने को मिली थी अपन लोगों को। तो ये जो प्लेनेटरी विंड है ना, अब चूंकि ये तो परसिस्टेंट है एक जगह था, इसके कारण, इसके फ्रिक्शन के कारण, जो सरफेस पर जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण आप लोगों का क्या हो रहा है, ओशन करंट जनरेट हो रहे हैं, सिटिंग सरफेस वाटर इनटू द मोशन। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये वाली जो मेरी प्लेनेटरी विंड है ना, ये मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं ओशन सरफेस को, है ना, किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, जिसके कारण जो मेरा सरफेस वाटर जो है ना वो मोशन में जा रहा है। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। तो इसमें अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो सिंपल से ये डायग्राम बना सकते हो कि भाई ये मेरा वाटर है, इसने क्या किया, यहाँ पर मेरा विंड जा रही है, प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है, मैं हर उस पर बात कर रहा हूँ, प्लेनेटरी विंड जा रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर मोशन, ये मेरा वाटर जो मोशन हो गया, वाटर मोशन हो गया, ठीक है, ये लिख सकते हो। लेकिन ठीक है अभी तो ये सीधा सीधा हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें हैं, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखो एकमन ने, अगर एग्जाम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या ये लिखोगे, नहीं, एकमन ने 1905 में डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड स्ट्रेस, किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड स्ट्रेस एंड कोरोलिस फोर्स, है ना, साथ में कोरोलिस फोर्स, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों की क्या है, राइट हैंड साइड में मुड़ जाएगी, क्योंकि वही वाली बात है ना, अपनी जो ईस्टर्न विंड है, नॉर्थ वाली बात करूंगा, नॉर्थ ईस्टर्न विंड और अपनी नॉर्थ वेस्टर्न विंड वाली ट्रेड विंड भी जो है कोरोलिस फोर्स के कारण चीज हो रही है साथ में। और देखा जाए तो मैं क्या बात करूंगा कि जो विंड स्ट्रेस जो आ रहा है आप लोगों का, जो कोरोलिस फोर्स आ रही है जो विंड के ऊपर भी लग रही है, वो तो साथ में अपना वाटर के अंदर भी लग रही है, तो विंड स्ट्रेस और कोरोलिस फोर्स के कारण और से क्या हो रहा है, ओशन करंट फॉर्म अ स्पाइरल स्ट्रक्चर विद द डेप्थ। तो क्या हो जाएगा, डेप्थ में आप लोगों का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नॉन एज दी एकमन स्पाइरल। क्या देखने को मिलेगा, एकमन स्पाइरल। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इस तरीके से एकमन स्पाइरल डेप्थ के साथ जो आप लोगों का होता जाएगा, इस तरीके से मेरा बनता जा रहा है एकमन स्पाइरल। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि आप लोगों का विंड स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर, ऊपर से आप लोगों का कोरोलिस फोर्स हो रहा है। तो अब ये मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू से दिखा रहा हूं, तो ये इस तरीके, ये इसको क्या बोलूंगा मैं, एकमन स्पाइरल, ठीक है। तो ये मेरा एक डायग्राम ये वाला बना देना, एक ये वाला डायग्राम बना देना इस वाले में। आई बात समझ में, मैकेनिज्म क्या है भाई, कैसे होता है ये वाला काम, कैसे करता है, विंड अप्लाइज स्ट्रेस ऑन ओशन सरफेस, इस विंड क्या करती है, अप्लाई करती है ओशन सरफेस के ऊपर स्ट्रेस, और आप लोगों का इससे क्या होगा, सरफेस वाटर जो होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है ना। अगर आप लोगों की विंड ऊपर से आ रही है, दिख रही ना आप लोगों की, ये विंड जो है आप लोगों की इस वाटर के ऊपर ऐसे 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 इसके ऊपर आ रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टैटिक ओशन वाटर की एनर्जी को क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके कारण क्या होगा, आप लोगों का जो वाटर जो होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना, ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स। इसके साथ में ये तो जो मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने एक तरफ अपना, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स
मोशन इज डिफ्लेक्टेड। वैसे क्या होता है आप लोगों का, जैसे मान लो पड़ा यहाँ से इधर की तरफ मेरी आ रही है, ठीक है, ईस्टर्न वाली बात आ रही है, तो मेरा किधर की तरफ आना चाहिए था, इधर की तरफ आना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोरिलेस फोर्स ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे आप लोगों को याद होगा ना, जब मैंने आप लोगों को वो बताया था, क्या बोलते हैं उसको, आ, देखो मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा है, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जब मैंने आप लोगों को क्या, एक मिनट, मैं क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैंने आप लोगों को साइक्लोन्स बताया था। देखो ये होता है मेरे साथ में, साइक्लोन्स बताया था, तब मैंने आप लोगों को सीधा बता दिया था कि भाई कैसे डिफ्लेक्ट करती है। और जब मैं आपको प्लेनेटरी विंड्स भी बता रहा था, तब भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि कैसे कोरिलेस फोर्स जो होती है वो उसको डिफ्लेक्ट करती है। अब जब वो हवा को डिफ्लेक्ट कर सकती है, मैंने तो कोरिलेस फोर्स का ये बताया था ना कि जब भी आप लोगों का होगा हर ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करेगी, तो इसका मतलब क्या उसमें वाटर नहीं आता, तो इसका मतलब जो मेरा वाटर भी है वो भी तो डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो बस वही वाली बात होगी। तो इससे क्या हो रहा है आप लोगों का, जब मेरी ये भी चीज चल रही है, ये भी चीज चल रही है, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्पाइरल मूवमेंट देखने को मिलेगा विथ डेप्थ। जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे वैसा वैसा ये स्पाइरल मूवमेंट होता जाएगा। इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, एकमन स्पाइरल बोल रहे हैं। आई बात समझ में, है ना। नाउ की टर्म देखो, एकमन स्पाइरल होता क्या है, पहले तो मैंने बता दिया ना। नॉर्मली ये वाली चीज जरूर लिख के आना एकमन स्पाइरल का, बस इसके अंदर यही लाइन है, ग्रेजुअल चेंज इन करंट डायरेक्शन विथ द डेप्थ ड्यू टू द कोरिलेस फोर्स। ग्रेजुअल चेंज जो हो रहा है ना डायरेक्शन में, देखो मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे देखो, ये दिखा देता हूं आप लोगों को, ये देखो, ये मेरी वैसे क्या हो रही थी, इस तरीके से मेरी जा रही थी, ठीक है, ये जा रही थी ये वाली, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये वैसे तो मेरी कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी नॉर्मली, ठीक है, ये मेरी सीधी सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब जैसे जैसे मेरा बिकॉज कोरिलेस फोर्स हो रहा है, तो मेरी डायरेक्शन इधर जो जो मेरी ऐसे आनी चाहिए थी सीधी, वो ऐसे ना आके कैसे हो गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। और फिर जब डिफ्लेक्ट हुई तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो यहां से पूरी तरीके से ऐसे यू टर्न ले रही है। तो ये देखो यू टर्न ले लिया इसने। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाली सरफेस की बात करूंगा, तो देखो जो मेरी ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, वो क्या होगी, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट ले जाएगी। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे डिफ्लेक्ट ले गई, फिर ये ऐसे हो गई। तो इसी चीज को और क्या हो रहा है, ये स्पाइरल इस तरीके से हो रहा है डेप्थ के साथ में, है ना। जैसे देखो यहाँ पर भी स्पाइरल इस तरीके से हो गई, तो इसी तरीके से क्या होगा आप लोगों का, एकमन स्पाइरल जो होगी वो ग्रेजुअल चेंज इन करंट डायरेक्शन विद द डेप्थ ड्यू टू द कोरिलेस फोर्स होता है। आई बात समझ में, है ना। तो आप इसको नोट पॉइंट लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। एग्जाम में क्या लिखोगे, विंड ड्रिवन सर्कुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सरफेस ओशन करंट। क्या हो रहा है, विंड ड्रिवन सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल बेस बना रहा है सरफेस ओशन करंट के लिए। आई बात समझ में। तो एवरेज मूवमेंट ऑफ द सी वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड अफेक्ट बाय द कोरिलेस इफेक्ट। मतलब अगर मैं बात करूंगा कि सी वाटर का किस तरीके से मूवमेंट होता है कोरिलेस इफेक्ट के कारण, कैसे होता है कि अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा, तो जिधर मेरी विंड जा रही होगी, जैसे मेरी विंड की डायरेक्शन इधर है, मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरी विंड की डायरेक्शन इधर है, तो उससे एग्जैक्ट 90 डिग्री मोड़ देता है ये। तो देखो 90 डिग्री मोड़ दिया अपने किधर की तरफ, राइट की तरफ। आई बात समझ में। तो देखो ये वाली जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे जानी चाहिए थी मेरी विंड, तो लेकिन मेरी किधर हो जाएगी, वो ऐसे हो जा रही है ना। आई बात समझ में। नॉर्मल एक मिनट ऐसे होती तो क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड इसका क्या हो जाएगा मेरा, इधर हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री मुड़ जाएगी। तो बस वही तो चीज देखी है अपन लोगों ने कि जो मेरी इधर जानी चाहिए थी वो बिल्कुल 90 डिग्री मुड़ गई, देखो, है ना। इधर भी देखो सदर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों का 90 डिग्री लेफ्ट में मुड़ जाएगी, ये राइट में मुड़ी है, वो अपना लेफ्ट में मुड़ जाएगी। देखो 90 डिग्री लेफ्ट टू द विंड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक डायग्राम इंटरनेट से निकाला, कॉमन सेंस से समझना। देखो ये मेरा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या है ये मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये 100 मीटर का अगर मैंने वो डेप्थ ली, तो नेट ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन 90 डिग्री फ्रॉम द विंड हो जाएगी। कैसे होगी, देखो ये मेरा क्या है, पोल से इधर की तरफ जा रहा है, ये सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना। तो अगर मेरी विंड की डायरेक्शन इधर है मान लो, ठीक है, विंड की डायरेक्शन इधर है, तो अगर मान लो आइसबर्ग है, सिप है, कुछ भी है, तो मेरा पानी तो मेरा इधर मूव करना चाहिए था ना, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरिलेस फोर्स सरफेस मूवमेंट 45 डिग्री फ्रॉम द विंड, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का सरफेस का में मूवमेंट कितना होगा, 45 डिग्री होगा विंड का, तो इतना लगभग हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखो ये हो गया ना, ये देखो ये मेरी विंड की डायरेक्शन ये थी, लेकिन मेरा सरफेस कितना हो गया, इससे 45 डिग्री मुड़ गया। तो मेरी विंड की डायरेक्शन ये है, ये 45 डिग्री हो गया, सरफेस मूवमेंट कितना हो जाएगा, इतना। लेकिन जब आप और डेप्थ में जाते जाओगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पाइरल हो रहा है ना अपना, है ना। तो ये देखो
ये मेरा जो जहाज जो मेरा ऐसा जाना चाहिए था, अब वो कैसे मुड़ गया, इधर मुड़ गया 45 डिग्री पे। ये देखो 45 डिग्री पे। लेकिन मैं डेप्थ के साथ अगर मैं बात करूंगा तो बिकॉज ऑफ दी एकमन स्पाइरल जो क्या हो जाएगा 90 डिग्री नेट ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि देखो विंड के कारण तो 45 डिग्री मुड़ रहा है, साथ में कोरियोलिस फोर्स भी तो लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स। तो विंड के कारण इतना हो गया 45 डिग्री, कोरियोलिस फोर्स के कारण हो गया, तो आप लोगों का 90 डिग्री तक हो गया फ्रॉम द विंड। आई बात समझ में, विंड की डायरेक्शन से। ऐसे ही देखो इसको भी डायग्राम बना सकते हो एकमन ट्रांसपोर्ट का, कि विंड जो जा रही है ये जा रही है, सरफेस करंट ये है, एकमन ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट इसको हटाओ, एकमन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आपको एकमन स्पाइरल कैसे होगा, इस तरीके से हो रहा है ना स्पाइरल, तो बस वही बन गया, ओशन हो गया, है ना। नाउ रोल ऑफ अर्थ रोटेशन, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ओके जरूर लिख देना, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है आप बिना डरे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई कर देता हूँ इस पर। नहीं, अगर आप लोगों को शर्म आती है कि भाई कमेंट सेक्शन में नहीं, तो आप मुझे मेल में भी बोल सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। नाउ सेकेंड इज रोल ऑफ अर्थ रोटेशन, मतलब कोरियोलिस फोर्स का क्या रोल है इस चीज में, भाई फेरल लॉ, फेरल्स लॉ है ना, तो फेरल लॉ के अकॉर्डिंग के कारण आप लोगों का ओशन करंट जो है वो किस तरीके से आप लोगों को क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिनेट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द फेरल लॉ एनी मूविंग बॉडी ऑफ द रोटेटिंग अर्थ इज डिफ्लेक्टेड, कोई भी मूविंग बॉडी जो होगी अर्थ पर, वो अगर रोटेटिंग अर्थ है तो वो हमेशा डिफ्लेक्ट होगी। अपन को पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी और नहीं होगी, जब मैंने आप लोगों को कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि एक्चुअल में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, बस हमको फील होता है कि उधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। वही वाली बात है कि वो चीज तो वही है, बस हमारी अर्थ मूव कर गई है, मतलब एज कंपेयर टू दी, अगर मैं बात कर जाऊं विद रिस्पेक्ट टू दी, ये ऑब्जेक्ट अपनी अर्थ मूव करी है, ना कि ये ऑब्जेक्ट। लेकिन अपन तो अर्थ पर रह रहे हैं, इस चक्कर में अपन सोचते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया है। आई बात समझ में, है ना। तो जैसे कोई वाली एग्जांपल कि हमारा सूरज डूबना और उगने वाली बात है ना, सूरज तो वही है, वो जो अर्थ है वो मूव कर रही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं भाई सूरज डूब गया, सूरज अभी यहां था, सूरज अभी यहां हो गया, ऐसी बात नहीं है ना, वही वाली बात है, ठीक है। नाउ तो ओशन करंट में ये कैसे डिफ्लेक्ट करता है, भाई कर्व करंट पाथ हो जाते हैं, है ना, क्या करते हैं, कर्व करंट पाथ्स बनाते हैं ये, और प्रोड्यूस करते हैं सर्कुलर करंट सिस्टम को, जैसे गायर्स जिसको बोलते हैं, क्या सर्कुलर करंट सिस्टम, जैसे गायर्स। जैसे अभी मैं बताऊं गायर्स क्या होते हैं, वैसे नॉर्मली बात यह है कि मैं अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करूंगा तो ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर सिस्टम बन जाता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज बनता है। ऐसे मैं भी दिखाऊंगा आपको गायर्स के बारे में। तो इसके कारण कोरियोलिस फोर्स के कारण ये गायर्स बन रहे हैं, और कर्व्स बन रहे हैं करंट पाथ्स के। आई बात समझ में। तो आप लोग कोरियोलिस फोर्स को कर सकते हैं, ये एपरेंट फोर्स है अराइजिंग ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। डायग्राम में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा एक इस तरीके से करना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने लिख लिया था जिससे को याद रहे कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि देखो जब मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो क्या होगा, ये मेरा एक्चुअल ये होना चाहिए था, लेकिन रियल में कितना हो रहा है, ऐसे हो रहा है राइट की तरफ, है ना। तो ये कितना हो गया, राइट में मूवमेंट हो गया, ये एक्चुअल हो गया, नहीं सॉरी ये होना चाहिए था, ये मेरा एक्चुअल डिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया ये, ठीक है, राइट की तरफ। ऐसे ही अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो ऐसे जाना चाहिए था, वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, यही तो होगा, क्योंकि ये राइट की साइड है, ये लेफ्ट की साइड हो गया, है ना। आगे ना लेफ्ट में मुड़ेगा तो आई एम सॉरी, एक मिनट, लेफ्ट में मुड़ना नहीं आ रहा मेरे को, ये हो गया, लेफ्ट किधर होगा मेरा, इधर होगा, तो इधर मुड़ना चाहिए इसको, है ना। तो ये डिफ्लेक्शन दिखा देना बस आपको कोरियोलिस फोर्स का। नेक्स्ट इज थर्मोहेलाइन थ्योरी ऑफ द ओशन सर्कुलेशन। ये वाली थ्योरी मैं पूरी करवा चुका हूं, बस आप लोगों को यहाँ पर बस इसको यहाँ पे यूज करेंगे कि भाई टेम्परेचर सैलिनिटी जो कंट्रोल करते हैं सर्कुलेशन को, वो अपन को बताना है, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को। नाउ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन रिफर्स टू द ओशन करंट ड्रिवन बाय द डेंसिटी डिफरेंसेस। मैंने बताई थी पहले कि डेंसिटी अगर किसी भी ओशन सरफेस की अगर ज्यादा हुई, ठीक है, वाटर सरफेस की अगर ज्यादा हुई तो क्या होगा, उसमें नीचे की तरफ जाएगा वो, और यहाँ पे अगर कम हुई डेंसिटी तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, और साथ में मेरा ये धीरे धीरे इधर से इधर मूवमेंट करने लगेगा, तो पूरी बन जाएगी। तो ऐसे ही कॉज्ड बाय दी वेरिएशन इन द टेम्परेचर, मतलब थर्मो, एंड सैलिनिटी मतलब हेलाइन, इसीलिए इसको अपन थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन बोल रहे हैं, है ना। मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे हो रहा है आप लोगों का थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन, देखो
जिन लोगों को थर्मोएलाइन सर्कुलेशन वाला देखना है वो मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, पूरा का पूरा इसी के अंदर मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैं डबल डबल नहीं कराना चाह रहा, क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। नाउ कोल्ड एंड सलाइन वाटर बिकम्स डेंस, ठीक है। आप लोगों को पता है कोल्ड और सलाइन वाटर जो होता है वो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज होगी तो डेंस वाटर जो होगा वो सिंक करेगा हाई लैटिट्यूड के अंदर, मतलब जो पोलर इलाका वाला इलाका होगा वहां पर क्या होगा आप लोगों का सिंक करेगा, मतलब पोल्स पर, है ना, पोल्स पर। और ये अपना कहां पर होगा ट्रॉपिक्स पर, तो पोल्स पर क्या करेंगे सिंक करेंगे। तो और आप लोगों का जो वार्म वाटर जो हो रहा है ना वो कहां पर राइज होगा लोअर लैटिट्यूड पर। तो ये लोअर लैटिट्यूड यहाँ पर है, तो जो गर्म होता जाएगा पानी तो वो ऊपर उठता जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपने ट्रॉपिक्स के इलाके में। तो ये क्या करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन को क्रिएट कर देता है अपन लोगों का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन को क्रिएट करता है। कैसे? क्योंकि देखो आप लोगों को जब याद होगा मैंने बताया था कि जब यहाँ पर सन का जब प्रेजेंस होता है यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस वाटर तो मेरा इधर से इधर की तरफ मूव करता है ना, और लेकिन जो नीचे वाला वाटर है वो भी तो मेरा इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ऊपर से यहाँ से भर गया तो यहाँ तो खाली हो गया ना। तो नीचे जो है बॉटम बॉटम सरफेस जो है मेरा ओशन का उस पर भी यहाँ पर होगा और ये भी होगा। तो इसका मतलब अगर ये मेरा पोल है, ये मेरा क्या है ट्रॉपिक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सिंक कर रहा है यहाँ पर पानी, ये सिंक कर गया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर भी तो सरफेस पर भी तो इधर मूव कर रहा है ना, ये मेरा वाटर मूव कर रहा है इधर, नीचे भी मेरा वाटर मूव कर रहा है इधर। तो मेरा वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रहा है। तो इसका मतलब एक पूरा सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं बात करूंगा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की जो अपन इसमें यूज कर रहे थे, ये क्या है ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है सरफेस एंड डीप करंट का, मतलब सरफेस करंट और डीप करंट का ये इंटरकनेक्टेड पूरा का पूरा क्या हो गया सिस्टम हो गया। एग्जाम में क्या लिखोगे थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन लिंक सरफेस करंट्स विद द डीप ओशन सर्कुलेशन। थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन जो है उसको लिंक किया जाता है सरफेस करंट विद डीप ओशन सर्कुलेशन के साथ। आई बात समझ में? सरफेस करंट विद डीप ओशन सर्कुलेशन के साथ थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन लिंक विद द सरफेस करंट विद डीप ओशन सर्कुलेशन। मैंने तीन चार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये चीज लिखना है आप लोगों को। अब डायग्राम क्या है सीधा सीधा थर्मोहैलाइन वाला ही कर देना कि भाई देखो ये पोल्स वाला इलाका है, एक मिनट, ये जो पोल्स वाला इलाका है नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर कुछ भी बोल सकते हो, और ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला इलाका है, या फिर पूरा पूरा ट्रॉपिक्स है ये, ठीक है। ये ट्रॉपिक्स का पूरा इधर से पूरा पूरा वो है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का वार्म वाटर होगा क्योंकि डायरेक्ट अपना सन की वो आ रही है। जब यहाँ वार्म वाटर होगा तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो राइज नहीं करेगा, ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। तो बस वही चीज है कि आप लोगों का ये है जो ऊपर की तरफ उठेगा पानी, तो राइजिंग वाटर यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही पोल की साइड में कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर होगा तो आपकी डेंसिटी कम बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो आप लोगों का जो वाटर होगा वो सिंक करेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। साथ में जो है इधर से पोल अपने ट्रॉपिक से या फिर इक्वेटर से पोल की तरफ मूवमेंट होता है तो हो रहा है, तो ये इधर से हो रहा है, और नीचे भी अपना जो नीचे डीप ओशन जो है उधर से इधर की तरफ हो रहा है। तो ये मेरा पूरा का पूरा हो गया। तो बस डायग्राम में क्या करोगे सिंकिंग वाटर बनाना है पोल्स पर, राइजिंग वाटर बनाना है वार्म वाटर ट्रॉपिक्स पर। आई बात समझ में, है ना। नाउ थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन अगर दिखाना चाहोगे तो ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो कैसे दिखा रहे हैं अपन लोग, एक मिनट दिखाता हूँ। पूरे वर्ल्ड मैप बनाया अपन लोगों ने, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। अब देखो कि ये क्या है मेरा इक्वेटर वाला इलाका है, मतलब ट्रॉपिक्स वाला इलाका है। यहाँ पर मेरे पोल वर्ड अपन जाने लगे हैं, मतलब हायर लैटिट्यूड की तरफ अपन लोग बढ़ने लगे हैं ना, ये जीरो से है। तो ये जो लोअर लैटिट्यूड वाला इलाका होगा यहाँ पर तो सब कुछ गर्म गर्म होगा, तो ये मेरा क्या है गर्म पानी है ना। तो हीट रिलीज टू द एयर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का जो गर्म पानी है ये हो गया वार्म वाटर हो गया, है ना। तो वार्म वाटर जो चल रहा है ये तो पूरा इक्वेटर वाला इलाका हो गया। लेकिन अपन लोगों का जो पोलवर्ड इलाका है यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का जो पोलवर्ड वाला इलाका है, पोलवर्ड वाले इलाके में क्या होगा यहाँ पर ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो हीट क्या हो जाएगी अपनी एयर में रिलीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हॉट वाटर जो आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो अब ये ठंडा होगा इधर के इलाके में। जब ये चीज ठंडी होगी तो क्या करेगी ये सिंक करेगी, ये सिंक कर रही है नीचे की तरफ। जब वो सिंक करेगी तो क्या होगा वो अपना क्या होगा नीचे से ऐसे 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 आता रहेगा। ये भी ठंडा है, इधर का इलाका भी ठंडा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये अपना नीचे की तरफ आएगा, है ना, बिकॉज ऑफ द प्लेनेटरी एयर और जो भी वो कोरिलेस फोर्स एंड समथिंग एवरीथिंग एल्स, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि डेंसिटी डिफरेंस है ना, इसके कारण मेन जो था थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन है ना, तो ये चीज हो गई। तो ये नीचे की तरफ से आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला चल रहा है क्या यह चल रहा है आप लोगों का।
तो ये जो पूरा जो घूमना उमना ये सब आप लोगों का कोरियोलिस फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साथ में आप लोगों का जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये जो एकदम से आएगा ना, ये ऊपर की तरफ भी तो उठ रहा है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वगैरह सब चीजें जो है आप लोगों की किसके कारण हो रही है, सीधी सीधी बात है थर्मो एलाइन के कारण हो रही है ना। अब देखो ये अपना गायर्स बन गए, ये गायर बन गया, ये गायर बन गया, ये गायर बन गया, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को, बस अभी तो मोटा मोटा ये समझो कि देखो आप लोगों का जो ब्लू वाला चीजें दिख रही है ना, वो आप लोगों का ठंडा पानी है, और जो आप लोगों की रेड चीज दिख रही है वो आप लोगों का गर्म पानी है। सीधी बात है, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर है। आई बात समझ में। अब ये आपको दिख रहा है ना, ये जो है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है अपना साउथ वाला इलाका है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है और पोलर वाला इलाका है, तो इधर तो ठंडी ही रहेगी ना ये चीज, इधर भी ये चीज ठंडी रहेगी। लेकिन ये जो पानी है इधर से इधर जा रहा है, ये क्या है, ये गर्म है ना। तो ये क्या होगा, पूरे में हीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना ये चीज। आई बात समझ में। ये मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आगे, ऐसा मत समझना, मैंने आप लोगों को ये करा चुका हूँ, इस चक्कर में बार बार नहीं करा रहा इस चीज को। और अगर एग्जाम में अगर आपको बनाना है तो सिंपल सा क्या करना, इस तरीके का डायग्राम बना देना। C2 एयर हीट ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पर वार्म शैलो करंट है। ये क्या है, ये वाला जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वार्म शैलो करंट है, मतलब ऊपर ऊपर वाला पानी है। और ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये कोल्ड डीप करंट है। ये क्या है, कोल्ड डीप करंट है, अगर इसमें बात करें तो। ये बात समझ में। आप चाहो तो वहां पे डॉट डॉट करके बना सकते हो। एग्जाम में क्या करना, आप सीधा वर्ल्ड मैप बनाना और सीधा इस तरीके से बनाना, जैसे ये तो मेरा हो गया, ये हो गया मेरा वार्म शैलो करंट, और फिर आप ऐसे 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 बना देना। ये डॉट डॉट वाली लाइन है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को दूसरी तो पेन होगी नहीं, ये दिख रही ना आप लोगों को, तो ये बन गई आप लोगों की साथ में, ये ऐसे बना दी, ऐसे बना के आ जाना। अब सोलर से ये वार्म हो रहा है, इसी चक्कर में तो ये हो रहा है गर्म, और यहाँ पर क्या हो रहा है, C2 एयर हीट ट्रांसफर हो रहा है, इस चक्कर में ठंडा हो रहा है। आई बात समझ में, है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, रोल ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्फ़िगरेशन एंड ओशन बेसिन। क्या रोल ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्फ़िगरेशन एंड ओशन बेसिन। तो बेसिन कंट्रोल थ्योरी, सीधी सीधी बात है, इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बेसिन कंट्रोल थ्योरी की बात कर रहे हैं यहां पर अपन लोग। तो देखो, कॉन्टिनेंटल एक्ट एज द बैरियर। ये क्या करता है, अब देखो अगर मेरा ओशन करंट कहीं से भी आ रहा है, देखो एग्जांपल के तौर पे, अगर ये मेरा यहां पर अगर कॉन्टिनेंट नहीं होता तो ये मेरा ऐसे नहीं निकल जाता, सीधा निकल जाता ना। यहाँ पर ये वाले करंट जो है ये डायरेक्ट ऐसे नहीं चले जा सकते थे ना। लेकिन जहां पर क्या है, आप लोगों का कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के कारण क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, करंट क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कॉन्टिनेंट बिल्कुल अपने बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जो कि डिफ्लेक्ट कर देते हैं करंट्स को, है ना। शेप एंड डेप्थ ऑफ द ओशन बेसिन, ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीड एंड डायरेक्शन को। भाई जितनी गहरी ओशन बेसिन होगी, वही वाली बात है ना, मैंने आप लोगों को बताया था, ये अपनी पूरी बेसिन चल रही है, अगर मेरी ऐसी होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से हुई तो अलग होगी। तो मतलब उसका शेप और डेप्थ जो बेसिन की होगी, वो इन्फ्लुएंस करेगी आप लोगों की स्पीड को, ओशन करंट की, और किस डायरेक्शन में जाएगा ओशन करंट वो उसमें, ठीक है। तो नैरो स्ट्रेट एक्सेलरेट करती हैं करंट वेलोसिटी को। तो जो स्ट्रेट जो होती है ना, जो नैरो अगर हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, करंट वेलोसिटी को क्या करेंगी, और ज्यादा एक्सेलरेट कर देंगी और स्पीड से निकल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे गल्फ स्ट्रीम जो है, ये हगिंग जो है ईस्ट को जो कर रही है, ईस्टर्न इलाके को क्या कर रही है, हग कर रही है, ठीक है। ये वाला ये यहाँ पर क्या है ना, आप लोगों की गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलती है, तो ये क्या कर रही है, इसको हग कर रही है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको हग, क्योंकि ये वाली बात है ना यहाँ पर, ये वाली आई बात समझ में, ये लेब्राडोर वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या होगी, आप लोगों की ईस्टर्न इलाके को, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये वेस्टर्न बोल रहा हूँ मैं, ये वाले इलाके को हग कर रही है। ये क्या है, आप लोगों की गल्फ स्ट्रीम है ना। तो देखो मैं अभी बताऊंगा और आगे चल के दिखेगा आप लोगों को। नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट को ये क्या कर रही है, हक कर रही है, मतलब निकलते हुए जा रही है। नहीं तो ये क्या होता, गल्फ स्ट्रीम मेरी क्या होती, इधर ही चली जाती, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आप लोगों को ऐसे निकल के चली गई, है ना। नेक्स्ट, करंट डिफ्लेक्टेड अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। साथ में आप ये क्या दिखा सकते हो, आप लोग डायग्राम बना सकते हो कि भाई कॉन्टिनेंट है, इससे क्या हो रहा है, जो करंट ओशन करंट जो मेरा इधर आ रहा था, वो क्या कर गया, इसके कारण क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया इधर की तरफ। आई बात समझ में, है ना। ये डायग्राम बना के आना। नेक्स्ट इज सी लेवल ग्रेडियंट एंड प्रेशर डिफरेंसेस। क्या, सी लेवल ग्रेडियंट एंड प्रेशर डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस इन सी लेवल प्रोड्यूसेस प्रेशर ग्रेडियंट। अपन को पता है कि अगर मेरा सी लेवल में डिफरेंसेस होगा तो आप लोगों को क्या करेगा, वो प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। भाई जितना ज्यादा वो, एक बात बताओ, अगर मेरा यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है सी लेवल, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एक मिनट इसको ठीक कर देता हूँ,
ये मेरा सी लेवल है, तो कॉमन सेंस लगाओ कि क्या मेरा पानी इधर नहीं जाएगा, तो प्रेशर का डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में, तो इसीलिए प्रेशर का डिफरेंस आ गया। वाटर फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर लेवल, ऑब्वियस सी बात है, पानी हमेशा ऊंचे से नीचे लेवल की तरफ जाता है। इंपोर्टेंट इन इनक्लोज्ड एंड सेमी इनक्लोज्ड सी, इनक्लोज्ड और सेमी इनक्लोज्ड सी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात समझ में है ना। देखो वैसे अगर होता तो अपन सिर्फ यही लिख देते, लेकिन अपन लोग चूंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सीवियरड्रफ, स्टोमेल और एरन की थ्योरी भी देख लें इसके अंदर, ठीक है। सीवियरड्रफ, स्टोमेल और एरन्स की भी थ्योरी देख लें। कैसे, देखो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओशन सर्कुलेशन इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द सीवियरड्रफ, स्टोमेल, एरन फ्रेमवर्क डेवलप्ड बिटवीन 1947 से 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं अभी आपको बताता जाता हूं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं मैं। देखो पहली देखते हैं अपन लोग सीवियरड्रफ की बैलेंस थ्योरी। क्या, सीवियरड्रफ की बैलेंस थ्योरी इन्हें प्रपोज किसने किया था, ये हेराल्ड सीवियरड्रफ ने 1947 में। इन्हें क्या बोला, द लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द विंड स्ट्रेस। क्या भाई आपको पता है कि लैटिट्यूड में विंड स्ट्रेस का वेरिएशन होता है। कर्ल डिटरमाइन विंड स्ट्रेस कर्ल डिटरमाइन द मेरीडोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओशन करंट। क्या हो रहा है आप लोगों का, ओशन करंट का मेरीडोनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द इंटीरियर ऑफ द ओशन बेसिन। क्या भाई अपना जो ओशन बेसिन का जो नीचे का इलाका है ना, वहां पर आप लोगों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई लैटिट्यूडनल वेरिएशन हो रहा है विंड स्ट्रेस कर्ल के, और ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है मेरीडोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओशन करंट इन द इंटीरियर ऑफ द ओशन बेसिन। तो भाई क्या है भाई, विंड स्ट्रेस कर्ल क्या होता है, ये पहली बात। तो विंड स्ट्रेस कर्ल अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ये डिटरमाइन करता है, तो ये होता क्या है, ये स्पेशल वेरिएशन होता है विंड स्ट्रेस कॉजिंग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ द सरफेस वाटर। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है सरफेस वाटर का, ये इसके कारण कॉज हो रहा है विंड स्ट्रेस कर्ल के कारण, क्योंकि स्पेशल वेरिएशन देखने को मिल रहा है विंड स्ट्रेस का, है ना। देखो इसको अपन को बहुत डीप में नहीं समझना है, बस इतना ही समझ लो कि विंड स्ट्रेस कर्ल जो होता है ना, वो डिटरमाइन करता है आप लोगों का मेरीडोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओशन करंट इन द इंटीरियर ऑफ द ओशन बेसिन। ये किसने बोला है, सीवियरड्रफ ने, सीवियरड्रफ की बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सीवियरड्रफ ने बोला है 1947 में। और विंड स्ट्रेस कर्ल क्या होता है, ये एक स्पेशल वेरिएशन होता है विंड स्ट्रेस में, जो कि कॉज कर रहा है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ द सरफेस वाटर को। तो एग्जाम में अगर आप लिखना चाहोगे तो इंटीरियर ओशन सर्कुलेशन इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय द विंड स्ट्रेस कर्ल रेदर देन दी कोस्टल लाइन इफेक्ट्स, है ना। तो इंटीरियर जो देखो मैंने ऊपर का तो बता ही रहा हूं आप लोगों को, कोस्टल पे तो पता ही रहा था, लेकिन नीचे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना। तो नीचे का जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो किसके कारण पड़ रहा है, विंड स्ट्रेस कर्ल के कारण पड़ रहा है। तो ये मेन की टर्म है आप लोगों का विंड स्ट्रेस कर्ल। आई बात समझ में, है ना। तो आप लोग ये वाला जब भी स्टैंडर्ड वाला अगर थ्योरी लिखना चाहोगे ना, तो आप लोगों को कहाँ यूज करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखवा दी तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों को उसको ओवर एम्फेसाइज करना है। भाई ये तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा कि आप लोग इसको कर लें। आपके नोट्स में मैंने लिखवा दिया, एक लाइन लिखवा दी, सिर्फ एक ही लाइन है, कॉमन सेंस दिख रहा है ना आप लोगों को, एक ही लाइन है, बस एक लाइन आप लोगों को यूज करके आनी है। अगर आप लोग विंड करंट रिलेशनशिप में बात कर रहे होगे तो आप लोग इसके बारे में लिख के आओगे, गायर फॉर्मेशन की बात करोगे तो आप इसको लिख के आओगे, इंडियन वर्सेस अटलांटिक कंपैरिजन करोगे तब भी आप इसको लिख के आओगे। आई बात समझ में। तो ये चीजें आप लोगों को इस तरीके से यूज करनी है। तो स्ट्रेटअप बैलेंस थ्योरी को इसको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। ओवरलोड नहीं करना है, याद रखना, मैंने इसीलिए बार बार लिख रहा हूं स्टोमेल थ्योरी ऑफ द वेस्टर्न बाउंड्री इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। क्या है, स्टोमेल थ्योरी है वेस्टर्न बाउंड्री। तो किसने किया है, ये हेनरी स्टोमेल ने 1948 में। तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स आर नैरोअर डीपर एंड फास्टर। क्या है भाई, वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो है वो बहुत नैरो है, बहुत नीचे है, लेकिन याद रखना डीपर है और फास्टर है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द कोरिलेस फोर्स विद लैटिट्यूड। इसको अपन लोग बीटा इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बीटा इफेक्ट बोलते हैं लैटिट्यूड के कारण। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप लोग इक्वेटर से दूर होते चले जाओगे, वैसे वैसे कोरिलेस फोर्स जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। मैंने देखा था, याद होगा आप लोगों को। तो बस वही वाली बात है कि लैटिट्यूड के साथ में जो वेरिएशन हो रहा है कोरिलेस फोर्स का, उसके कारण आप लोगों का जो वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो होंगे ना, जितने भी अपनी वर्ल्ड मैप में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो करंट्स होंगे ये वाले, ये वेस्टर्न बाउंड्रीज के जो करंट होंगे ये नैरोअर होंगे, डीपर होंगे, और आप लोगों के क्या होंगे, बहुत ज्यादा फास्ट होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आप लोगों का वेरिएशन हो रहा है कोरिलेस फोर्स में विद द लैटिट्यूड, है ना। तो बीटा इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो बीटा इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन कोरिलेस फोर्स विद द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के साथ में जो कोरिलेस फोर्स जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग बीटा इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम में क्या लिखोगे, एक लाइन,
वेस्टर्न बाउंड्रीज इंटेंसिफिकेशन एक्सप्लेन व्हाई करंट लाइक द गल्फ स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्गर देन द ईस्टर्न बाउंड्री करंट। भाई इसी से अपन लोगों को समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न बाउंड्री इंटेंसिफिकेशन जो वाली बात है ना, इससे अपन को ये समझ में आता है कि क्यों मेरे जो करंट्स है ना, जैसे अपना गल्फ स्ट्रीम वाला जो करंट हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन दी ईस्टर्न बाउंड्री करंट से। आई बात समझ में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से करंट्स की बात कर रहे हैं अपन लोग? गल्फ स्ट्रीम, क्रोसियो करंट, ब्राजील करंट। अब ये क्या होते हैं बस अभी नाम याद रखो, आगे चल के बताएंगे सब कुछ, है ना। समझ में आई ये वाली चीज। तीसरी है स्टोमेल एरॉन मॉडल। क्या है? स्टोमेल एरॉन मॉडल। तो भाई इसको भी बहुत ज्यादा अपन को एम्फसाइज नहीं करना है, बट एग्जाम में बहुत ज्यादा चीज है कि अगर एक लाइन भी लिखा है, एक वर्ड ये लाइन भी लिखा है ना कि स्टोमेल एरॉन मॉडल भी होता है, तो एग्जामिनर को समझ में आ गया अरे भैया इसको याद है। ठीक है, 1956 में आई थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सप्लेन किया था डीप ओशन सर्कुलेशन ड्रिवन बाय द थर्मोहेलाइन सिंकिंग एट द हाई लैटिट्यूड एंड स्लो इंटीरियर फ्लो टुवर्ड द सोर्स रीजन। तो यहां से आ रहा है, वहां से अपना उधर की तरफ अपना स्लो तरफ से फ्लो कर रहा है और आप लोगों का क्या पोलर एरिया में सिंक कर रही है, वो चीज इसने एक्सप्लेन करी थी। तो अपन उसको कहाँ यूज कर सकते हैं? स्टोमेल एरॉन मॉडल को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में यूज कर सकते हो, डीप करंट्स में यूज कर सकते हो, और लिंक कर सकते हो। जब भी आप लोग बात करोगे लिंक बिटवीन सरफेस एंड डीप सर्कुलेशन में, तो स्टोमेल एरॉन मॉडल के बारे में मेंशन करके आ जाना याद से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये नोट्स बड़े नहीं हो रहे, बस आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से कहाँ का यूज करना है। अब बताओ, एक लाइन ही तो लिखनी थी, आई बात समझ में ना। तो बस ये लिख सकते हो कि भाई स्टोमेल एरॉन मॉडल के द्वारा इन्होंने लिंक किया है थर्मोहेलाइन सिंकिंग एट द हाई लैटिट्यूड एंड द स्लो इंटीरियर फ्लो टुवर्ड्स द सोर्स रीजन। आई बात समझ में, है ना। तो ये नाम लिख के आओगे तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट, ये सब चीजों को ओरिजिन। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ओशन करंट। अब यहां पर मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा कि भाई इंडियन ओशन हुआ, अटलांटिक ओशन हुआ, पैसिफिक ओशन हुआ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी बस आप लोगों को मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता देता हूं। देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, अलग अलग बेस पर अपन लोग कर रहे हैं। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेप्थ, भाई कितनी गहराई पे आप लोगों को ओशन करंट है। तो देखो दो तरीके के हो सकते हैं वो, तो एक सरफेस करंट, एक डीप वाटर करंट। क्या? एक होता है सरफेस करंट, एक होता है डीप वाटर करंट। सरफेस करंट कौन से होते हैं? जहां पर मेरी जो कहां तक होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 से लेके 100 मीटर की ऊंचाई तक ही रहेगी। क्या होगा? ये मेरा ये हो गया, मेरा इतने इलाके में, ये मेरा वाटर का हाइट हो गई, ये मेरा पानी हो गया पूरा का पूरा, ये लेवल हो गया। तो यहां से लेके कम से कम 100 से लेके 400 मीटर तक ही मेरा ये सरफेस करंट देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है? ये अब चूंकि सरफेस पर है तो सरफेस को कौन ड्राइव करता है? वही विंड करती है, तो ये विंड ड्रिवन होते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया विंड ड्रिवन करंट। एक मिनट, ये हो गया विंड ड्रिवन करंट, ये विंड हो गई, ये हो गया विंड ड्रिवन करंट। ऐसे ही ये फॉर्म होते हैं मेजर सर्कुलेशन पैटर्न में। ये क्या करते हैं आप लोगों के? ये फॉर्म करते हैं मेजर सर्कुलेशन पैटर्न्स को, है ना। ऐसे ही डीप वाटर करंट भी होते हैं दूसरे टाइप के डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होते हैं? ये 400 से भी नीचे की गहराई पे जाते हैं और ये हमेशा डेंसिटी ड्रिवन होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का चाहे टेम्परेचर हो चाहे विंड हो, इसका अफेक्ट ही इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। ये डेंसिटी ड्रिवन होता है। थर्मोहेलाइन याद है ना आप लोगों को? स्लो होते हैं बट वॉल्यूमिनस होते हैं, मतलब बहुत स्लो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा पानी को ये ड्राइव करते हैं इधर उधर। पार्ट ऑफ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का एक पार्ट है। आई बात समझ में? तो डीप वाटर सर्कुलेशन, तो ये दो टाइप के आगे समझ में। एग्जाम में अगर लिखना चाहोगे तो सरफेस एंड डीप करंट टुगेदर मेंटेन द ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन। तो ये दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन को। आई बात समझ में। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन करेंगे अगर टेम्परेचर के बेस पर, तो वार्म करंट की अगर मैं बात करूंगा तो दो तरीके के होते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें दो ही होता है, एक होता है वार्म ओशन करंट, एक होता है कोल्ड ओशन करंट। आप लोगों ने ना जब जनरल स्टडीज में पढ़ रहे होंगे तो उसमें सिर्फ वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट ही पढ़ा होगा, और एग्जाम में भी ज्यादातर वही चीजें आती हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछी जाती है। तो वार्म ओशन करंट्स कौन से होंगे भाई? गर्म पानी वाले, है ना। तो क्या करते हैं भाई ये, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? ये फ्लो फ्रॉम दी लो टू हाई लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि देखो ये आप लोगों का लो लैटिट्यूड है ना। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, चलो आई थिंक अब काम कर जाएगा। तो कहाँ थे हम लोग? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। तो वार्म करंट, है ना। अब देखो क्या होता है आप लोगों का, सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस लगाना ये चीज। तो ये मेरा क्या हो गया? ट्रॉपिक वाले इलाके हो गए, यहाँ पे मेरा सन है ना। तो एक बात बताओ, मेरा वार्म वाटर कहाँ देखने को मिल सकता है? मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकता है ना मेनली, है ना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर के कारण यहाँ पर ये चीज गर्म हो रही है।
लेकिन पोलर साइड में जो मेरा जहां पर मेरा डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता है अपने सन से, तो वहां पर तो मेरा कोल्ड करंट होगा। तो इसका मतलब जो मेरा लो लैटिट्यूड, क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं ना, तो लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका वार्म करंट का। तो इसका मतलब यही तो चीज बोल रहा हूं कि जो वार्म करंट जो होते हैं वो फ्लो करते हैं लो टू हाई लैटिट्यूड, साथ में इंक्रीज करते हैं कोस्टल टेम्परेचर को, है ना। क्यों क्यों करते हैं कोस्टल टेम्परेचर को इंक्रीज? क्योंकि ये गर्म है ना पानी, गर्म पानी अगर आपका कोस्ट से टकराएगा तो क्या कोस्ट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, है ना। अब देखो एग्जांपल के तौर पे एक ये गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम वाली बात होगी। 1 मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लो इसमें। तो देखो ये मेरा एक गल्फ स्ट्रीम है, ये एक मेरा वार्म ओशन करंट है, ठीक है, ये मेरा वार्म ओशन करंट है। अब ये वाला जो इलाका है, जो नॉर्थ अमेरिका वाला इलाका है, वैसे तो ये यहाँ पर बहुत ठंडा रहता, लेकिन चूंकि ये मेरा लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है, और ये हग कर रहा है इसके ईस्टर्न साइड को, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड को, तो क्या करेगा, ये जो गर्म है ये इलाका जो वार्म है, तो इसको भी तो ये वार्म करेगा ही करेगा। तो ये तो अगर ये मेरा गल्फ स्ट्रीम नहीं होता ना, तो मेरा ये हमेशा ये जमा ही जमा रहता, है ना। आई बात समझ में? तो ये चीज है कि ये इंक्रीज करता है कोस्टल टेम्परेचर को। ऐसे हर जगह का देख लो, जैसे ब्राजील करंट है, ये ब्राजीलियन करंट है जो मेरा साउथ अमेरिका वाला जो साउथ अमेरिका वाले इलाके को गर्म कर रहा है ना। ये चीज हो गई ना। तो बस इंक्रीजेस अब इससे क्या होगा, अब चूंकि ये कोल्ड है, ठीक है, ये चूंकि ये कोल्ड है, ये मेरा हॉट है, वैसे भी देखा जाए तो देखो मैंने जब आप लोगों को एक बार बताया था, जब मैं आप लोगों को बता रहा था क्या बोल सकते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा वो टॉपिक, 1 मिनट मैं टॉपिक याद कर लूं। हाँ, तो जब मैं आप लोगों को फ्रंट्स और एयर मासेस पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला नहीं था कि भाई जो हॉट एयर मासेस जो होते हैं वहां पर क्या होगा, आप लोगों का ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा। तो इसीलिए इसी तरीके से जो मेरे वार्म करंट्स जो है, वार्म एयर मास वाली बात थी ना, वार्म एयर मास की क्या सबसे ज्यादा वो खासियत थी कि भाई वहां पर मेरी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती थी, रेनफॉल ज्यादा होता था, और जो मेरे कोल्ड एयर मासेस जो थे वो बहुत ज्यादा क्या होता था, मेरा बहुत ज्यादा नमी उसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते थे, वहां पर मेरे रेनफॉल्स कम होती थी। मतलब इंटेंसिटी वाली बातों पे बात आ रही थी ना, आपको याद होगी वो कम आती है लेकिन बहुत ज्यादा तेज आती है, वो चीजें थी। तो इसी तरीके से मेरा जो वार्म करंट होगा उसके अंदर भी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी और रेनफॉल भी आएगा इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर गल्फ स्ट्रीम, ये एक हॉट एयर मास है। भाई मैं एक एक से ना सबके नाम अभी क्यों नहीं बता रहा, जब मैं आप लोगों को इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के ओशन करंट के बारे में बताऊंगा ना, तब आप लोगों को हर करंट का बताऊंगा। देखो ये डायग्राम के अंदर देखोगे तो सारे के सारे करंट लिखे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताना चाहता, ठीक है। नाउ कोल्ड करंट, दूसरा है कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या होगा, अब देखो कोल्ड करंट है तो ऊपर से होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ फ्लो करेगा। तो बस वही वाली बात है, फ्लो फ्रॉम दी हाई लैटिट्यूड टुवर्ड दी इक्वेटर। लोअर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर की तरफ। देखो ये हाई लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर की तरफ, जैसे वेंगुएला करंट, ऐसे ही साउथ इक्वेटोरियल करंट, ऐसे ही लेब्राडोर करंट, जो सबसे ज्यादा फेमस करंट है लेब्राडोर करंट, ठीक है। तो ये वाली हो गई। साथ में अब इससे क्या होगा आप लोगों का, अब जब ये करंट जो होंगे तो इस तरीके के करंट क्या होंगे, आप लोगों के कोस्टल टेम्परेचर को कम करेंगे। भाई ठंडा है ना, तो ठंडा है तो कम तो करेंगे ही करेंगे। तो ये देखो जैसे लेब्राडोर करंट जो आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है आप लोगों का, ये वाला जो यूरोपियन इलाका जो है, यूरोप का वेस्टर्न साइड है, उसको ये ठंडा कर रहा है। ये वाले देखो, ये वाले इलाके को ठंडा कर रहा है। आई बात समझ में? जैसे देखो ग्रीनलैंड में ये लेब्राडोर, ये वाला इलाका है ना, ये देखो आई बात समझ में। ये देखो यहाँ पर देखो, ये हम्बोल्ट वाला है, ये इसका साउथ अमेरिका का वेस्टर्न इलाके को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। कैलिफोर्निया करंट देख लो, ये वाला है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये चीज है ना। साथ में ये प्रमोट करता है एरिडिटी एंड फॉग को, क्योंकि ठंडक बढ़ा रहा है ना। अब ये अगर ये वाला इलाका अगर गर्म हुआ और यहाँ से ठंडी चीज टकराई तो ये एरिडिटी और फॉग को प्रमोट नहीं करेगा, वो वाली चीज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर लेब्राडोर करंट, ये एग्जाम्पल के तौर पर लेब्राडोर करंट, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग और एरिडिटी मिलती है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट तरीका है दूसरा, अगला और है, अगर मैं पीरियोडिसिटी की अगर मैं बात करूं, पीरियोडिक है ना, तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो परमानेंट करंट होते हैं, एक पीरियोडिक करंट होते हैं, एक परमानेंट और एक पीरियोडिक करंट। परमानेंट करंट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, पूरी साल जो होते हैं पूरी साल जो होते हैं वो फ्लो करते हैं एक ही तरीके से। लेकिन पीरियोडिक करंट जो होते हैं वो सीजनल रिवर्सल होता रहता है। फॉर एग्जांपल मानसून करंट ऑफ द
इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर मानसून करंट होता है ना, उसका सीजनल रिवर्सल होता ही होता है ना, तो बस ये चीज हो गई। आई बात समझ में? तो अगर आपको कोई बोले कि क्या ये परमानेंट है, द आंसर इज नो। भाई परमानेंट करंट भी नहीं, साथ में ये पीरियोडिक भी है। परमानेंट तो है ही, लेकिन साथ में ये पीरियोडिक ही है, मतलब ओनली वाला कंसेप्ट इसमें नहीं आता है। तो ये तीनों तरीके के क्लासिफिकेशन आप देख लो, ठीक है। नाम मैं अभी नहीं बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल विंड सिस्टम एंड ओशन करंट, रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल विंड सिस्टम एंड ओशन करंट अगर आप बात करोगे तो जाना नहीं है, नॉर्मली देखो। मैंने यही बोला ना कि ग्लोबल विंड सिस्टम के कारण आप लोगों को ओशन करंट, तो आप लोग रिलेशनशिप नहीं देखोगे उस चीज का। तो ओशन करंट्स आर दी ओशनिक रिस्पॉन्स टू द एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। ईच मेजर सरफेस करंट सिस्टम करस्पॉन्ड क्लोजली विद द प्लेनेटरी विंड बेल्ट। क्या हो रहा है आप लोगों का, हर जो मेजर सरफेस करंट जो हो रहा है ना सिस्टम, करस्पॉन्ड कर रहा है क्लोजली विद द प्लेनेटरी विंड बेल्ट के साथ। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूंगा तो देखो ट्रेड विंड जो हो रहा है उसका रिलेशन किसके साथ है, इक्वेटोरियल करंट के साथ है ना। अभी कौन कौन से हैं भाई मैं सब आगे चल के बताऊंगा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो आता है उसका रिलेशन होता है आप लोगों का ट्रेड विंड के साथ। क्यों? क्योंकि भाई ट्रॉपिक्स पे चलती है ना ट्रेड विंड, है ना। वेस्टर्लीज का रिलेशन किस पे होगा, मिडिल एटीट्यूड करंट्स पर। ऐसे ही पोलर ईस्टर्लीज का जो रिलेशन होगा वो आप लोगों का होगा कोल्ड पोलर करंट्स के ऊपर, है ना। तो फ्लोचार्ट अगर बना के आओगे तो क्या बना के आओगे, प्लेनेटरी विंड जो होती है वो सरफेस स्ट्रेस होता है प्लेनेटरी विंड के कारण, और साथ में कोरियोलिस रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण आप लोगों का ओशन करंट्स जो होते हैं जनरेट होते हैं, है ना। एग्जाम में क्या लगोगे, द रिलेशनशिप बिटवीन विंड्स एंड द करंट्स रिफ्लेक्ट द कपलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन विंड एंड करंट, जब भी आप लोगों का रिलेशनशिप अगर बताओगे विंड और करंट के बीच में, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कपलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशन। देखो जब मैं आप लोगों को विंड वाला सिस्टम बता रहा था, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा था, तब भी मैं आप लोगों को बोला था कि ओशन करंट का रिलेशन आ रहा है। और अब मैं जब ओशन करंट्स पर आ रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं कि भाई विंड का भी, मतलब ये एक दूसरे को कपल्ड करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। आई बात समझ में, है ना। तो ये रिलेशनशिप है दोनों के अंदर। नाउ ओशन गायर्स, एक छोटा चीज है ओशन गायर्स। ओशन गायर्स क्या होते हैं, ओशन गायर्स आर लार्ज सर्कुलर सिस्टम ऑफ द सरफेस करंट। क्या है, सरफेस करंट का, नीचे डीप ओशन की बात नहीं चल रही है, सरफेस करंट का लार्ज सर्कुलर सिस्टम है, फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ प्लेनेटरी विंड। भाई क्यों बन रहा है ये आप लोगों का, प्लेनेटरी विंड के इंटरेक्शन के कारण, कोरियोलिस फोर्स के इंटरेक्शन के कारण, और कॉन्टिनेंटल वेरियर्स जो हो रहे हैं उसके कारण ये बन रहे हैं आप लोगों के ओशन गायर्स, ठीक है। अब देखो नॉर्दर्न, अब ये दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गायर्स। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गायर्स और एक सदर्न हेमिस्फीयर गायर्स। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गायर की क्या खासियत है कि ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। एग्जांपल के तौर पे नॉर्थ अटलांटिक गायर और नॉर्थ पैसिफिक गायर। देखो ये देखो यहां पर ये दिख रहा है आप लोगों का, ये क्या है आप लोगों का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना आप लोगों का। ये क्या हो गया आप लोगों का, क्लॉकवाइज है ना। ये देखो ये पूरा का पूरा, ये यहां से अगर देखा जाए तो पूरा एक ही है ना पैसिफिक में। तो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज पे कर रहा है, पूरा का पूरा हो रहा है। तो इसको क्या बोला, नॉर्थ में तो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज में कर रहा है। और लेकिन साउथ में देखो, साउथ में अगर ये देखेंगे तो ये देखो पैसिफिक ओशन ये जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है ना। ये यहाँ पे सीधा सीधा ये देख लो, ये देखो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इंडियन ओशन गायर एंटी क्लॉकवाइज, साउथ अटलांटिक गायर एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ अटलांटिक गायर क्लॉकवाइज। आई बात समझ में, क्योंकि ये देखो ये अपना क्या हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज समझ में आ रही है, यही आप लोगों को बना के आना है। और जो आप लोगों को जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, वो आप लोगों का क्या है, वार्म ओशन करंट है। जो ब्लू दिख रहा है वो आप लोगों के कोल्ड ओशन करंट है ना। तो नॉर्थ पैसिफिक गायर, नॉर्थ अटलांटिक गायर दिखा देना, साउथ पैसिफिक गायर, साउथ अटलांटिक गायर और इंडियन ओशन गायर, है ना। तो ये आर्कटिक है, आर्कटिक करंट वगैरह दिखा है ना। नाउ साउथ हेमिस्फीरिक गायर किसको बोलेंगे अपन लोग, जहां पर आप लोगों का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और साउथ अटलांटिक गायर और साउथ पैसिफिक गायर का एग्जांपल हो गए, है ना। तो की टर्म क्या करोगे, सब ट्रॉपिकल गायर डोमिनेंट मिड लैटिट्यूड गायर सिस्टम, ठीक है। सब ट्रॉपिकल गायर क्या होंगे आप लोगों के, मिड लैटिट्यूड गायर सिस्टम में आप लोगों के डोमिनेट करेंगे, है ना। आई बात समझ में। अगर मैं सीधा सीधा डिफरेंस बताना चाहूँ एग्जाम के अंदर, इस तरीके के लिख के आना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे कि भाई क्या डिफरेंस है सिंपल से सिंपल
किसके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के गायर पे। तो मैंने बताया रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। डिफ्लेक्शन जो होता है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कोरिलेस फोर्स है। विंड बेल्ट जो होंगे कौन से इफेक्ट करेंगे इसके ऊपर, ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज। ऐसे इसके ऊपर भी ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज। लेकिन याद रखना ये क्या था अपना लोगों का, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड है ना, नॉर्थ ईस्टर्न विंड हो गया, ये अपना साउथ वेस्टर्न हो गया। आई बात समझ में, है ना। तो ये चीज समझ जाओ। हम देखो आज अपन यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को मैं और ज्यादा डिटेल में ये चीज कराऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। इससे आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, इसीलिए मैं आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा हूं। आप सिर्फ आज का वो है कि आप लोग अपने डायग्राम्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लो, फ्लो चार्ट्स बना लो, ठीक है, इतना ही बहुत है। और अपने प्रीलिम्स पर भी आप फोकस शिफ्ट करना चालू कर दो भाई। आज 10 तारीख हो गई, जनवरी हो गई और आप लोगों के फॉर्म भी आने वाले होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा अपना वीडियो का वो ओशन करंट का पार्ट 2 होगा। कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये ओवरलोड है तो भाई आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं किया है। भाई एक क्वेश्चन में अगर एक डायमेंशन भी आता है तो अगर 15 मार्क्स का भी आएगा तो आप लोगों को 3 पेजेस लिखने हैं। चलो मान लो एक पेज तो सबका कॉमन ही हो जाता है, लेकिन 2 पेजेस का तो मटेरियल चाहिए ना। और आप लोगों के कम से कम 6 से 7 आप लोगों के डायमेंशंस पूछे जाते हैं और इसके अंदर तो प्रिडिक्टेबल है, तो आप लोगों के इतने तो पेजेस जरूरी है ना। तो जो जरूरी है वो अपन वो कर रहे हैं। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों के नोट्स बनाने में हेल्प की है, आप लोगों को स्टडी में हेल्प की है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरा का पूरा जो सीरीज होगी ज्योग्राफी ऑप्शनल की यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होगी। और जो लोग सीसेट के लिए परेशान हैं, जिन लोगों को कोई भी नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सीसेट का फ्री में क्लास बेस्ड करवाने वाला हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। और कुछ मैं आप लोगों के और एक्स्ट्रा वीडियोस भी बनाता जाऊंगा, जिससे आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करना है आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।